हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय कैरियर एडू। हम हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। कल हमने देखा था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आज हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में कुछ सीखेंगे। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दोनों कंपनी के बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, में कल हमने देखा था कि कितने उसमें क्लोज होते हैं। नेम क्लोज क्या है कंपनी का, एंड लाइबिलिटी क्लोज क्या होता है, कैपिटल क्लोज क्या होता है, सिचुएशन क्लोज या डोमिसाइल क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज जो मेन इंपॉर्टेंट क्लोज होता है एक्सीएमओए का, और सब्सक्रिप्शन क्लोज क्या होता है। आज हम देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो कि सेक्शन 5 में बताया गया है कि इट इज एन इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी, स्पेसिफाइज रूल्स एंड रेगुलेशन। ये कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। देयर इज द एमओए इज ए पब्लिक डॉक्यूमेंट। ये कंपनी के इंटरनल जो वर्क क्या होगा, कैसे होगा, क्या उसमें की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, कंपनी क्या करेगी, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेगी, वो सब इसमें रहता है एओए में। यानी एओए कैन नॉट कॉन्ट्राडिक्ट कंपनीज एक्ट एंड एमओए एंड इट्स सबऑर्डिनेट टू एमओए। एओए है वो कंपनीज एक्ट से कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकता। मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि कंपनीज एक्ट में कुछ और स्पेसिफाई हो और एओए में कुछ और लिख दिया हो। वो चीज नहीं होना चाहिए। अगर वैसा है तो फिर वो इनवैलिड हो जाता है, क्योंकि यहाँ इसे आगे देखेंगे अपन कि अगर एओए और एमओए में, एओए और कंपनीज एक्ट में अगर कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो कंपनीज एक्ट को प्रिवेल करता है। इट कंटेन्स रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। ये किसी कंपनी का मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इस पे लिखे होते हैं कि कंपनी कैसे काम करेगी या उसकी क्या क्या उसकी पॉलिसीज होगी, इंटरनल पॉलिसीज क्या क्या उसकी पॉलिसी होगी, वो सब चीजें इसमें लिखी रहती है कंपनी से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड। इट आल्सो कंटेन सच मैटर्स एज आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर द रूल्स। However, a company may also include such additional matter in its article as may be considered necessary for its management. तो कंपनीज एक्ट के, एक तो कंपनीज एक्ट है और एक रूल्स बने हुए कंपनीज एक्ट के, उसके उसमें जो प्रेस्क्राइब चीजें हैं वो एमओए में, एओए में होती है। एओए के फॉर्मेट भी उसमें प्रेस्क्राइब्ड है तो कंपनीज एक्ट में, तो उस फॉर्मेट में ही ये एओए होना चाहिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। और कंपनी अगर चाहे तो उसके अलावा भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है वो इसमें डाल सकती है, अदर देन इज प्रेस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट। एंड अब एओए ऐसा नहीं कि एक बार बन गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे एमओए में भी चेंज होता है, उसका नाम चेंज हो सकता है कंपनी का, या डोमिसाइल क्लोज चेंज हो सकता है, उसका ऑब्जेक्ट क्लोज चेंज हो सकता है। वैसे ही एओए भी कंपनी का चेंज हो सकता है, उसको अल्टरेशन कर सकते हैं एओए का भी। जो अल्टरेशन ऑफ एओए है वो सेक्शन 14 में बोला है। सेक्शन 14 कंपनी एक्ट 2000 में बोला है कि एओए में अगर कुछ चेंज होता है तो वो बोर्ड रिजोल्यूशन अलोंग विथ स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, मतलब बोर्ड रिजोल्यूशन तो पास होगा ही। बोर्ड रिजोल्यूशन कौन करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं वो बोर्ड रिजोल्यूशन पास करते हैं। उन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद कंपनी का एक मेंबर्स का भी, मेंबर्स के थ्रू भी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। मेंबर जनरल मीटिंग में उनको बुलाएंगे कि हाँ हम ये चेंज कर रहे हैं एओ में, तो उनको मेंबर्स को एज ए स्पेशल रेजोल्यूशन उसमें से पास में जनरल मीटिंग में पास करवाना पड़ेगा। मेंबर उसको अप्रूव कर देंगे तो फिर उसको अल्टरेशन हो सकता है एओ में। और विद इन, अब जहाँ जहाँ
स्पेशल योजना होगा वहां पे MGT 14 तो फाइल करना ही पड़ेगा विद इन 30 days ऑफ द पासिंग ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन। एंड इफ अल्टरेशन ऑफ AO results into conversion of public company into private company, then obtain prior approval of central government। अगर कोई कंपनी है जो पब्लिक कंपनी है और वो अगर प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लेना पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल इसलिए लेना पड़ेगी क्योंकि पब्लिक कंपनी में जो मेंबर्स रहते हैं वो अनलिमिटेड रहते हैं। अब वो मेंबर को अगर बहुत सारे सब्सक्राइबर है मेंबर्स है कंपनी के तो फिर उनको प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं 200, तो 200 तक लाने के लिए उनको जाना पड़ेगा या उनको बोलना पड़ेगा कि आप एग्जिट हो जाइए कंपनी से मेंबरशिप से। तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी कंपलसरी है। उसके बाद अभी अपन ने बात करी थी कि अगर कंपनीज एक्ट और AOA और MOA में कुछ होता है तो उसमें ओवरराइडिंग कौन होगा, तो इस केस में सेक्शन 6 में बोला है कि the provision of Companies Act 2013 shall have overriding effect except in cases which act says specifically that MOA and AOA will superior। The provision of Companies Act 13 में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हैं वो AOA को ओवरराइड करेंगे। लेकिन कहीं कहीं कंपनीज एक्ट में ऐसा लिखा रहता है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो लिखा है वो कंपनी को करना पड़ेगा, तो उस केस में AOA विल प्रिवेल, मतलब AOA की बात माननी पड़ेगी उस केस में। और इन जनरल जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके रूल्स एंड रेगुलेशन ओवरराइडिंग नेचर के होते हैं। फिर होता है इफेक्ट ऑफ MOA एंड AOA सेक्शन 10 में जो लिखा है, मतलब MOA AOA बन गए उसके बाद उसका इफेक्ट क्या होगा। MOA and AOA once registered with ROC shall be binding upon the company and its member। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया इनका ROC में तो वो कंपनी पे बाइंडिंग होंगे एंड जो मेंबर है उसके कंपनी के उन पे भी वो बाइंडिंग होंगे जिन्होंने इनको पर्सनली साइन किया है। एंड ऑल मनी पेएबल बाय एनी मेंबर टू द कंपनी शेल बी ए डेब्ट ड्यू फ्रॉम हिम टू द कंपनी। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब जो मेंबर रहते हैं वो कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। तो उस केस में क्या रहता है कि जो उन्होंने पेमेंट दिया है कंपनी को वो कंपनी का एज ए डेब्ट होगा, मतलब वो चाहे तो वापस भी ले सकते हैं वो पैसा। ऐसा नहीं कि एक बार दे दो तो पैसा वापस नहीं मिलेगा, तो वो कंपनी को एज ए डेब्ट माना जाएगा। एन MOA and AOA does not bind company with the outsider as outsider are not part of the contract। तो MOA और AOA है वो आउटसाइडर को बाइंड नहीं करते। अब आउटसाइडर तो कंपनी का पार्ट नहीं है ना, जैसे जिससे अपने क्रिएटर है वेंडर है या अपने डेटर वगैरह है तो उनको वो बाइंडिंग उन पे वो बाइंडिंग नहीं रहते क्योंकि ये कंपनी के मैटर से रिलेटेड है, कंपनी मैनेजमेंट से रिलेटेड है या कंपनी में जो भी चीज़ें हैं का ऑब्जेक्ट है वो उससे रिलेटेड है, तो वो कंपनी और उसके मेंबर्स पे ही बाइंडिंग होंगे न कि आउटसाइडर पे। उसके बाद नेक्स्ट है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सेक्शन। ये कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवाया इनकॉर्पोरेशन हो गई, अब उसको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो सेक्शन 10A में बोला है। सेक्शन 10A ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। A company incorporated after the commencement of the Companies Act Amendment Act 2019 and having a share capital shall not commence any business or exercise any borrowing power। मतलब जो कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 के बाद में जो इनकॉर्पोरेट हुई है एंड हैविंग ए शेयर कैपिटल और जिसकी शेयर कैपिटल है shall not commence any business or exercise any borrowing power। वो बिजनेस कमेंस नहीं कर सकती और बोरोविंग पावर भी, बोरोविंग मतलब किसी से बोरो नहीं कर सकती मनी।
अनलेस मतलब ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तो ही वो बिजनेस कमेंस कर सकती है और बोरोविंग दे सकती है। क्या क्या कंडीशन है? डिक्लेरेशन इज फाइल्ड बाय a director within 180 days from the date of incorporation of the company with the ROC that every subscriber to MOA has paid the value of shares agreed to be taken by him on the date of making of such declaration। मतलब आपको एक कंपनी को एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कब देना पड़ेगा? विद इन 180 डेज फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ उसके 180 डेज में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि जो एमओए के सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो शेयर्स के बदले पैसा देना था कंपनी को, उन्होंने जो एग्री किया था वो पेमेंट कर दिया है कंपनी को। एंड द कंपनी हैज फाइल्ड विद आरओसी वेरिफिकेशन ऑफ इट रजिस्टर्ड ऑफिस, और रजिस्टर्ड ऑफिस का भी वेरिफिकेशन कंपनी ने आरओसी को फाइल कर दिया है, जो कि सेक्शन 12 में कहा गया है। एंड इफ नो डिक्लेरेशन हैज बीन फाइल्ड विद द आरओसी विद इन 180 डेज, अगर 180 दिन के अंदर वो आरओसी में ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते हैं, एंड द आरओसी हैज रीजनेबल कोज टू बिलीव दैट द कंपनी इज नॉट कैरिंग एनी बिजनेस और ऑपरेशंस, अगर आरओसी को लगता है कि कंपनी कोई बिजनेस या ऑपरेशन कर नहीं 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 कर रही है, तो रजिस्ट्रार में इनिशिएट एक्शन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ द कंपनी। मतलब उस केस में रजिस्ट्रार जो रजिस्टर ऑफ कंपनी का नाम है वो रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से रिमूव कर सकता है, हटा सकता है। अगर उसको लगता है कि ये कोई फर्जी कंपनी है तो उस केस में वो नाम उसमें से हटा सकता है, ये आरओसी को पावर रहता है। फिर आगे है सेक्शन 19 में बोला है सब्सिडरी कंपनी नोट टू होल्ड शेयर इन द होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी क्या कौन होती है? जिसमें सब्सिडरी कंपनी में जिसमें किसी कंपनी का होल्डिंग है दूसरी कंपनी का 50% से ज्यादा, तो वो उस सपोज ए कंपनी है ए और ए कंपनी है बी और ए कंपनी है बी। अब ए कंपनी है उसके उसने शेयर ले रखे हैं बी कंपनी में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा, तो ए कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी होगी और बी कंपनी है वो क्या होगी? सब्सिडरी कंपनी होगी ए कंपनी की, होल्डिंग कंपनी की। तो वो जो सब्सिडरी कंपनी है वो होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती। मतलब कि बी कंपनी है वो ए कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती। ए कंपनी के शेयर तो है बी कंपनी में, लेकिन बी कैन नॉट होल्ड शेयर इन ए कंपनी। नो कंपनी शेल होल्ड एनी शेयर इन इट्स होल्डिंग कंपनी आइदर बाय इटसेल्फ थ्रू इट्स नॉमिनी। मतलब ना तो खुद कर सकती है और ना ही किसी नॉमिनी के थ्रू वो होल्ड कर सकती है। एंड नो होल्डिंग कंपनी शेल अलॉट और ट्रांसफर इट्स शेयर्स टू एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनी। अब ये तो हो गया सब्सिडरी कंपनी के लिए कि वो होल्ड नहीं कर सकती, और एक कंपनी जो होल्डिंग कंपनी है उसको लिए भी ये एप्लीकेबल होगा कि तुम सब्सिडरी कंपनी के लिए सब्सिडरी कंपनी को शेयर इशू मत करो। एंड सच अलॉटमेंट और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स टू सब्सिडरी कंपनी शेल बी वॉइड। अगर गलती से कुछ कर दिया है तो वो फिर वॉइड हो जाएगा, ये तो अलाउ ही नहीं है, और अगर अलॉटमेंट हो भी जाता है तो वॉइड होगा वो। एक्सेप्ट, अब उसमें कुछ एक्सेप्शन दिया गया है, इस केस में ये सेक्शन 19 के प्रोविजन है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। कम होंगे वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड्स शेयर्स एज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिजीज्ड मेंबर ऑफ ए होल्डिंग कंपनी। मतलब होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, अगर अब वो ए में सपोज की ए कंपनी में एक मेंबर था एक्स, अब एक्स ने होल्ड कर रखे थे शेयर ए कंपनी में और
एक्स का नॉमिनी है वो बी कंपनी है, एक्स ने नॉमिनी करके रखा है बी कंपनी को, अब एक्स का हो गया एक्सपायर हो गया, तो उस केस में बी को वो शेयर अलॉट हो जाएंगे। तो ये सिचुएशन में ये एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि हाँ ऐसा होगा, तो ये इस सेक्शन 19 का कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा। और वेयर द सब्सिडरी कंपनी होल्ड सच शेयर एज ए ट्रस्टी, और एज ए ट्रस्टी अगर ए कंपनी ने कुछ एज ए ट्रस्टी बी को अपॉइंट कर रखा है और उसने कुछ शेयर होल्ड कर रखे हैं, तो इस सेक्शन का वोलेशन नहीं होगा। और वेयर द सब्सिडरी कंपनी इज ए शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम ए सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग कंपनी। सपोज कि ए कंपनी पहले सेपरेट कंपनी थी और बी कंपनी सेपरेट कंपनी थी, तो बी कंपनी ने होल्ड कर रखे हैं शेयर ए में, सपोज 10 शेयर या 20 शेयर, 1% 2% जो भी होगा उसने होल्ड कर रखे हैं ए कंपनी में। अब ए कंपनी ने बाद में क्या किया कि बी कंपनी के मोर देन 50% एक्वायर कर लिए, तो इस केस में ये सब्सिडरी बन गई बी कंपनी। तो ये सब्सिडरी बनने से पहले उसकी होल्डिंग है ए कंपनी में, तो वो भी इस चीज में इस सेक्शन के अनुसार कॉन्ट्रावेंशन नहीं होगा। मतलब ये तीन जो सिचुएशन है ये अलाउ है, बाकी इसके अलावा कोई सिचुएशन होगी तो वो फिर अलाउ नहीं है। होप इट इज क्लियर। फिर आगे आता है ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोसीडिंग्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 21 में बोला है। अब जो ये अपने डॉक्यूमेंट्स या एमओए एओए या कुछ डिक्लेरेशन या कंपनी ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया है या कुछ प्रोसीडिंग्स चल रही है, तो उस केस में ऑथेंटिकेशन कौन करेगा उस चीज के बारे में सेक्शन 21, मतलब कौन उसको साइन करेगा कि हाँ ये कंपनी के बिहाफ पे कौन होगा जो वो साइन करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा। दीज में बी साइन बाई की मैनेजरल पर्सन, इसको शॉर्ट में केएमपी भी बोलते हैं, की मैनेजरल पर्सन और एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ड्यूली ऑथराइज बाय द बोर्ड ऑन दिस बिहाफ। मतलब बोर्ड ने ऑथोराइज कर रखा है कि हाँ ये एक पर्सन है जो कि केएमपी हो सकता है या ऑफिसर हो सकता है कंपनी का या कोई एम्प्लॉय हो सकता है, उसको उन्होंने ऑथोराइज कर रखा है कि हाँ ही इज ऑथोराइज टू साइन ऑन बिहाफ ऑफ दिस कंपनी। की मैनेजरल पर्सन कौन होता है? ऑफिसर और एम्प्लॉय तो जनरल है, ऑफिसर कोई भी हो सकता है और एम्प्लॉय कोई भी हो सकता है जो कंपनी ने अपॉइंट करके रखा है। अब की मैनेजरल पर्सन कौन कौन हो सकता है, इसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 25 में सब सेक्शन 2 सबसेक्शन 51 में बोला है। केएमपी मींस मतलब मींस का है तो मतलब इनके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। द सीईओ और एमडी ऑफ द मैनेजर, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और द मैनेजर ऑफ द कंपनी, वो केएमपी हो सकता है। या कंपनी सेक्रेटरी जो सीएस होता है कंपनी का वो हो सकता है, या कंपनी का फुल टाइम डायरेक्टर वो केएमपी हो सकता है, या सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर and such other officer not more than one below the director who is in whole time employment designated as KMP by the board। मतलब कोई भी ऑफिसर जो बोर्ड ने डेजिग्नेट कर रखा है लेकिन वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से एक लेवल बिलो ही होना चाहिए, उससे ज्यादा बिलो लेवल का ऑफिसर रैंक का ऑफिसर नहीं होना चाहिए। एंड सच अदर ऑफिसर एज में बी प्रेस्क्राइब्ड, और कोई भी ऑफिसर जो प्रेस्क्राइब्ड हो। तो आज हमने देखा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं हो, एओए क्या होता है एंड एओए का ओवरराइडिंग कौन होता है एओए और कंपनीज एक्ट में, और उसका इफेक्ट क्या होता है एमओए और एओए का रजिस्ट्रेशन करने के बाद, या बिजनेस और कंपनी कब बिजनेस स्टार्ट कर सकती है, एंड सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी में शेयर होल्ड नहीं कर सकती। और एंड में देखा अपन ने कि ऑथेंटिकेट कौन करेगा डॉक्यूमेंट्स, who will who is eligible to authenticate the documents and contract of the company. Thank you friends. Thank you for watching our video. Kindly subscribe our YouTube channel for such informative video. Thank you. Thank you very much.